Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education Faisalabad campus, and in today's lecture we are going to discuss about the nutrition and digestive system of birds. Most birds are voracious feeders, that's why they have ravenous appetites. तो रेवेनस मीन्स के ऐसे यानी जानदार जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो तो उसको रेवेनस कहा जाता है। तो ग्रेट यानी कि फीलिंग जो हंगर की होती है वो रेवेनस है। दिस एपिटाइट स्पोर्ट्स अ हाई मेटाबॉलिक रेट। तो अब उनको हंगर क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये हाई मेटाबॉलिक रेट को जो है वो सपोर्ट करती है। तो इंटेंस मेटाबॉलिज्म होने की वजह से बर्ड्स जो हैं दे आर वोरेशियस फीडर्स। स्मॉल बर्ड्स विद देयर हाई मेटाबॉलिक रेट ईट मोर फूड पर बॉडी मैस देन लार्ज बर्ड्स। तो ये एक जनरल परसेप्शन है कि जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, दैट्स वाई दे ईट मोर फूड पर बॉडी मैस। तो इसकी एग्जांपल्स ऐसे है क्योंकि इनको ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो इनकी ज़्यादा होती है। तो जितना स्मॉलर बर्ड होगा उतनी ही उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होती है। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेज ओनली अबाउट 3/4 एज रैपिडली एज बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट oxygen consumed per gram of body weight of a hummingbird is 12 times that of a pigeon and 25 times that of a chicken। तो अब अगर देखें तो ऑक्सीजन यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ही अगर देख लिया जाए यानी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड जो कर रहा है बर्ड पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हमिंग बर्ड, तो वो 12 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिजन और 25 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिकन। यानी जितना स्मॉल साइज बर्ड होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि सपोज अ 3 ग्राम हमिंग बर्ड में ईट 100% ऑफ इट्स बॉडी वेट इन फूड ईच डे। यानी कि अपनी बॉडी का 100% जो है वो 3 ग्राम हमिंग बर्ड जो है वो फूड खा लेता है, क्योंकि उसने हाई मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि उनकी एंडोथर्मी जो है बर्ड्स की प्रॉपर्टी है। तो एंडोथर्मी की वजह से उनको ज़्यादा फूड चाहिए होती है। एंड हमिंग बर्ड्स फीड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द डे। In spite of high rates of food consumption, they often cannot sustain their rapid metabolism overnight and they may become torpid। तो ये टॉर्पर की कंडीशन में चले जाते हैं। Because hummingbirds are tiny birds, they use up energy very quickly and barely store any fat, so they really don't have a backup generator to rely on if they come close to running out of fuel। सो दैट्स वाई बर्ड्स जो ये वाले हमिंग बर्ड्स होते हैं ये टॉर्पर की कंडीशन में चले जाते हैं। तो अब टॉर्पर की कंडीशन में हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो रात के वक्त चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना रैपिड मेटाबॉलिज्म को सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि रात के टाइम वो फीडिंग नहीं कर रहे होते। तो दैट्स वाई वो टॉर्पर की कंडीशन में चले जाते हैं। सो एट नाइट हमिंग बर्ड्स कांट सी और फीड, सो दे यूज टॉर्पर। Torpor is an energy-saving mode, a form of hibernation that some animals use. Like humans, hummingbirds are endotherms. They generate their own body heat to keep warm. By using torpor at night, some endotherms allow the outside air to decide their body temperatures and allow some of their internal processes in their body, that is their metabolism, to slow down. These torpid animals can drop down to using just 5 to 30% of the energy they would normally use while awake and resting। तो इस तरह से जो है ये जो टॉर्पिड एनिमल्स हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को भी कम कर लेते हैं, जब तक कि ये दोबारा अपनी फीडिंग डे टाइम में स्टार्ट नहीं कर देते। तो हमिंग बर्ड जो हैं अपने रेस्पिरेटरी रेट को या बॉडी टेम्परेचर को लो कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को सस्टेन करते हैं अपनी हाई मेटाबॉलिक नीड्स को। Hummingbirds, being tiny, speedy flying machines, often use torpor overnight when they don't have access to their energy-packed sugary nectar. Somewhat dramatically, they do this to avoid speeding their way to death overnight. But as a result, hummingbirds in torpor are quite useless. A torpid hummingbird cannot respond to outside stimuli for between 10 to 20 minutes. तो ये 10 से 20 मिनट तक आउटसाइड स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जब रात के टाइम ये टॉर्पिड कंडीशन में चले जाते हैं। यानी इनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी लो हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी इनका रिड्यूस हो जाता है, ये फीड भी नहीं कर रहे होते ड्यूरिंग टॉर्पर कंडीशन। तो इस तरह से हमिंग बर्ड्स जो हैं ये अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या करते हैं, टॉर्पर का मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं रात के वक्त।
There is a great modification of bills and tongues in case of birds, and these are modified according to the feeding habits and food sources in case of birds. The first birds were carnivorous, and they were feeding primarily on insects which were already established on the earth's surface in both variety and numbers. With the advantage of flight, birds could hunt insects on the wing and carry their assault to insect refuges, mostly inaccessible to their earthbound tetrapod peers. Today, there is a bird to hunt nearly every insect. They probe the soil, search the bark, scrutinize every leaf and twig, and drill into the insect galleries hidden in tree trunks. तो यानी कि अब आजकल के अगर आप बर्ड्स को मॉडर्न बर्ड्स को देखें तो इनकी फूड तरह तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे वर्म्स हैं, मोलस्क हैं, क्रस्टेशियन हैं, फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, इसी तरह से दूसरे बर्ड्स भी इवन, तो ये उनको जो है उनके ऊपर फीड कर रहे हैं। तो इस तरह से अब लेकिन सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो नेक्टर फीडिंग हैं। सो वी कैन से दैट अ लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड्स, नियरली 1/5 ऑफ ऑल बर्ड्स फीड्स ऑन नेक्टर। तो 1/5 जो बर्ड्स हैं ये नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं, यानी फूलों का जो रस होता है उसको ऊपर ये फीडिंग करते हैं। सम बर्ड्स आर ओमनीवोरस एंड दैट इज दे कैन ईट वट एवर इज सीजनली अबंडेंट। अदर्स आर स्पेशलिस्ट विच आर नोन एज टीनोफेगस। तो जो ओमनीवोरस बर्ड्स हैं उनके लिए हम यूरीफेगस टर्म यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव वाइड ईटिंग स्पीशीज़, यानी इनकी जो फूड सोर्स है वो काफ़ी वाइड है। ये मतलब जो है वो ओमनीवोरस मीन्स के दे कैन फीड बोथ ऑन एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। तो इसी तरह से टीनोफेगस जो बर्ड्स हैं इनके जो फूड सोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, ये नैरो ईटिंग स्पीशीज़ हैं, तो दैट्स वाई दे आर टीनोफेगस। तो बर्ड्स के अंदर टीनोफेगस भी हैं स्पीशीज़ और यूरीफेगस भी बर्ड्स की वैरायटी पाई जाती है। तो इस तरह से बर्ड्स की जो बीक है या इनकी बिल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गली अडेप्टेड टू देयर फूड हैबिट्स। तो जिस तरह की इनकी फूड हैबिट्स हैं वैसे ही इनकी जो है वो बीक स्पेशलाइज्ड हो गई हुई हैं। From generalized types such as strong pointed beaks of ravens to highly specialized ones in flamingos, pelicans and avocets. तो इस तरह से बर्ड्स की जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट तरह की बीक पाई जाती हैं। जैसे द बीक ऑफ अ वुड पैकर इज़ अ स्ट्रेट हार्ड चिजल लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आप वुड पैकर की देखें तो ये इसकी बीक आपको देख सकते हैं, तो ये स्ट्रेट है, हार्ड है और चिजल लाइक है, जैसे छेनी होती, छेनी की तरह की इसकी बीक होती है। तो इस तरह से ये जो है वुड पैकर्स ये दरख्तों के अंदर से जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह को एक्सकेवेट कर लेते हैं या बरोज़ बना लेते हैं। तो इस तरह से ये बरोज़ के अंदर से भी जो है वुड बोरिंग इंसेक्ट्स वगैरह को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, वहाँ से पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से वुड पैकर जो है इसका जो स्कल है इट इज़ स्पेशली थिक टू एब्जॉर्ब शॉक। तो ये अपने एब्जॉर्ब को भी शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि वुड पैकर जो होता है जब दरख्तों के तने के अंदर सुराख कर रहा होता है तो ये अपना बड़ा ज़ोर ज़ोर से सर को हिला रहा होता है, तो इसका सर काफ़ी थिक है तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दैट्स वाई ये दरख्तों के अंदर जो है वो तने को अंदर खोखला कर सकता है या उसको यूज़ कर सकता है। सो वुड पैकर्स की टंग जो है इट इज़ बार्ब्ड, उसके ऊपर जो है वो यानी कि कांटानुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे वो ग्रब्स को यानी छोटे लार्वे को जो है वो दरख्तों से ट्रैप कर लेता है। Similarly, sapsuckers excavate holes in trees and use a brush-like tongue for licking the sap that accumulates in these holes. तो ये अपने टंग को यूज़ करते हैं उस सैप को लिक करने के लिए जो कि दरख्तों के होल्स के अंदर जो है वो अकुमुलेट हो चुका होता है। इसी तरह से हमिंग बर्ड्स की जो टंग्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर नेक्टर फीडिंग। तो इसी तरह से ये क्योंकि नेक्टर फीडर मोस्टली होते हैं तो दैट्स वाई दे कैन रोल इनटू अ ट्यूब फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बर्ड्स बिल्स आर यूज्ड इन फीडिंग, प्रीनिंग। प्रीनिंग मीन कि वो अपने परों की जैसे सफाई वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी वो यूज़ करते हैं। नेस्ट बिल्डिंग के लिए अपनी जो है वो बीक को यूज़ करते हैं। एंड कोर्टशिप डिस्प्लेज एंड डिफेंस। तो कोर्टशिप डिस्प्लेज भी बर्ड्स में होते हैं कि वो उसके अंदर अपने आप को यानी कि दिखाते हैं दूसरे अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हुए। तो ये नीचे बच्चों आप इमेजेस देख सकते हैं। दिस इज़ द इमेज ऑफ ग्रीन वुड पैकर, दिस इज़ द इमेज ऑफ sapsuckers एंड दिस इज़ लास्ट वन इज़ द इमेज ऑफ हमिंग बर्ड्स, जो कि आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स का जो नेक्टर है उसको सक कर रहा है अपनी बीक की मदद से। Now we can clearly see that the modification of the bill reflect specific function in case of birds. तो जैसी बर्ड्स की आप बिल देख रहे हैं या बीक देख रहे हैं वैसे ही फंक्शन वो परफॉर्म करेगी।
फॉर एग्जाम्पल द बिल ऑफ एन ईगल इज़ मॉडिफाइड फॉर टीयरिंग प्रे। तो अगर आप ईगल की बिल यहाँ पे देखें तो ये टीयरिंग के लिए यूज़ होती है, चीर फाड़ करने के लिए यूज़ होती है। एंड ईगल इज़ द कॉमन नेम फॉर मैनी लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे ऑफ द फैमिली एसिपीट्रिडी। तो एसिपीट्रिडी फैमिली है इनकी। एंड ईगल्स आर बेसिकली द लार्ज पावरफुली बिल्ट बर्ड्स ऑफ प्रे विद हैवी हेड्स एंड बीक्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका हेड काफ़ी हैवी है, इनकी बीक काफ़ी हैवी होती है। इवन द स्मॉलेस्ट ईगल सच एज द बूटेड ईगल विच इज़ कंपेरेबल इन साइज टू अ कॉमन बुजर्ड और रेड टेल्ड हॉक हैव relatively longer and more evenly broad wings and more direct faster flight। तो ये ईगल की कुछ खसूसियात हैं। अगर आप इसे देखें तो यानी कि ईगल काफ़ी बड़ा बर्ड होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बर्ड जो है इसको माना जाता है बर्ड ऑफ प्रे। और ये जो हैं अगर इसकी हम फीडिंग की बात करें तो मछली इनकी प्राइमरी फूड होती है बाल्ड ईगल्स की। इसी तरह से ये दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स पे भी फीड कर रहे होते हैं, जैसे वाटर फाउल है, मैमल्स हैं, गुलहरियाँ हैं, प्रेरी डॉग्स हैं, रैकन्स हैं या रैबिट्स वगैरह, ये उनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं। दूसरा जो यहाँ पे बर्ड है इसकी अगर हम बिल को देखें, द बिल ऑफ कार्डिनल इज स्पेशलाइज्ड फॉर क्रैकिंग सीड्स। तो कार्डिनल बर्ड आप यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं। तो इसकी ये जो बिल है इट इज़ यूज फॉर क्रैकिंग सीड्स। क्योंकि इसकी बिल अगर देखें तो आप बड़ी हार्ड और सीधी बिल्कुल नोकदार बिल है, तो ये सीड्स को क्रैक करने का काम करती है। कार्डिनल आर पैसराइन बर्ड्स विच आर फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यानी ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले बर्ड्स हैं कार्डिनल जिनको कहा जाता है। एंड द थर्ड वन बर्ड इज़ फ्लेमिंगो। तो ये क्या करता है, अपनी बिल को यूज़ करता है फॉर स्ट्रेनिंग फूड फ्रॉम द वाटर। तो ये वाटर से फूड को स्ट्रेन करता है। एंड फ्लेमिंगोज कैन ईट लार्वा, स्मॉल इंसेक्ट्स, ब्लू ग्रीन एंड रेड एल्जी, मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिश। तो ये इस तरह के जो है एनिमल्स को स्ट्रेन करते हुए जो है ये फीड कर रहे होते हैं। उनकी आप नेक देख सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग नेक है जिसकी मदद से ये वाटर के अंदर से स्ट्रेनिंग करते हैं, अपनी फूड को लोकेट कर लेते हैं फ्लेमिंगोज। अगर हम फ्लेमिंगोज को डिस्कस करें तो फ्लेमिंगोज जो हैं दे आर अ टाइप ऑफ वेडिंग बर्ड। वेडिंग मीन ये पानी के अंदर अगर आप देखें तो चल रहे होते हैं, तो वेडिंग करना इसको कहते हैं। तो ये वेडिंग बर्ड के तौर पे जो है वो इनको देखा जाता है। एंड दे बिलोंग टू द फैमिली फोइनी कोप्टेरिडी। तो ये फोइनी कोप्टेरिडी इनकी फैमिली है। इसके अलावा ये जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका में भी हैं या अफ्रीका में भी हैं, एशिया में भी हैं, यूरोप में भी पाए जाते हैं। तो फ्लेमिंगोज की बेशुमार स्पीशीज़ हैं। Now students, in this slide you can clearly see the digestive tract of two different birds. The first one is hen and the second one is parrot. So hen का अगर आप digestive tract देखें तो first of all esophagus उसमें आ रहा है, फिर उसके बाद crop है, फिर उसके साथ liver connected है, फिर उसके बाद liver से आगे gall bladder है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद proventriculus है, फिर gizzard आ जाता है, गिजर्ड के बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद सीकी हैं, उसके बाद क्लोएका है और लार्ज इंटेस्टाइन से आगे लास्ट पे क्लोएका है। पहले लार्ज इंटेस्टाइन है और लास्ट वन इज़ क्लोएका। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पैरट को देखें तो इसमें भी इसी तरह है सेम कि ये इसका ईसोफेगस है, फिर क्रॉप आ गई, फिर प्रोवेंट्रिकुलस आ गई, फिर वेंट्रिकुलस आ गई। तो वेंट्रिकुलस को गिजर्ड भी कह दिया जाता है, यानी ये दोनों नेम ही यूज़ इसके लिए होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आप ये देख सकते हैं और लास्ट वन इज़ कोलोन, और उसके बाद यहाँ पे आप उसका देख सकते हैं लास्ट पार्ट। तो ये दोनों बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक हैं। सो इस स्लाइड के अंदर हम क्रॉप को डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। द क्रॉप इज़ अ मस्कुलर पाउच विच इज़ लोकेटेड इन अ बर्ड्स नेक अबव द टॉप ऑफ द चेस्ट और स्टर्नम। यानी बर्ड के अगर टॉप ऑफ द नेक में अगर देखें तो चेस्ट या स्टर्नम में जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है मस्कुलर पाउच, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। इट इज़ सिंपली एन एनलार्जमेंट ऑफ द ईसोफेगस इन दिस लोकेशन। द क्रॉप फंक्शंस एज अ स्टोरेज प्लेस फॉर फूड। एडल्ट बर्ड्स एक्चुअली प्रोड्यूस क्रॉप्स मिल्क लाइक इन केस ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द क्रॉप। जैसे पिजन्स हैं, तो पिजन्स के केस में क्या होता है कि वो क्रॉप मिल्क भी पैदा करते हैं, तो पिजन्स मिल्क उसको कह दिया जाता है, जो कि एक चीज़ी सिक्रेशन होती है जो क्रॉप पैदा करती है पिजन्स की। एंड क्रॉप मिल्क और पिजन्स मिल्क इज़ अ सिक्रेशन ऑफ द सेल्स लाइनिंग ऑफ द क्रॉप एंड इट इज़ यूज टू फीड न्यूली हैच्ड बर्ड्स। तो ये कुछ बर्ड्स के अंदर होती है, जैसे पिजन्स के अंदर क्या होता है कि क्रॉप से पिजन्स मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो वी कैन से दैट इन मैनी बर्ड्स अ डाइवर्टिकुलम ऑफ द ईसोफेगस इज नोन एज क्रॉप, which is a storage structure that allows birds to quickly ingest large quantities of locally abundant food.
दे कैन देन सीक सेफ्टी वाइल डाइजेस्टिंग देयर मील। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो किसी खास एरिया में चले जाते हैं, तो वहाँ पे उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो क्रॉप के अंदर क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं टेम्पररी। बर्ड्स जो होते हैं जो भी फीडिंग ले रहे होते हैं, तो ये क्योंकि मस्कुलर पाउच है तो इसके अंदर वो क्या करते हैं, अपनी खुराक को टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द पिजन फीडिंग देयर यंग वंस। तो यहाँ पे आप ये पिजन देख सकते हैं, ये अपने यंग वन को फीड कर रहा है पिजन्स मिल्क से, या जिसको हम क्रॉप मिल्क कह देते हैं दूसरे बर्ड के स्पीशीज़ के हवाले से। तो पिजन्स के लिए इसको पिजन्स मिल्क कह दिया जाता है, जबकि कुछ बाकी बर्ड्स जो पैदा करते हैं उनको क्रॉप मिल्क कह दिया जाता है, क्योंकि क्रॉप पैदा कर रही है। तो यहाँ पे आप ये क्रॉप देख सकते हैं, जो कि पिजन की क्रॉप जो है वो चीज़ी सिक्रीशन एक पैदा कर रही है जो येलोइश अपीयरेंस रखती है। तो ये आप इसको पिजन्स मिल्क का नाम देते हैं इन केस ऑफ डव्स और पिजन्स। So we can say that the crop milk is a secretion from the lining of the crop of parent birds that is regurgitated to young birds. तो इसको यंग बर्ड्स को एज अ फीड जो है वो दिया जाता है, रीगर्जिगेट करके इसको माउथ में वापस अगेन ला के यंग बर्ड्स को जो है ये पिजन्स फीड करवाते हैं इस पिजन्स मिल्क से। एंड हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ फाउंड अमंग ऑल पिजन्स एंड डव्स वेयर इट इज़ रेफर टू एज पिजन्स मिल्क। An analog to crop milk is also secreted from the esophagus of flamingos and the male emperor penguin. तो फ्लेमिंगोज या मेल एम्पीरियर पेंगुइन की जो ईसोफेगस है वो इसी तरह का क्रॉप मिल्क पैदा करती है, उनके लिए वर्ड यूज़ होगा क्रॉप मिल्क। सो पिजन्स मिल्क को अगर हम देखें तो अगर इसको वैसे डिफाइन किया जाए तो इट इज़ अ चीज़ी सिक्रीशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोलिफरेशन एंड स्लोफिंग ऑफ सेल्स लाइनिंग द क्रॉप। तो जो क्रॉप की लाइनिंग को सेल्स होते हैं वो शेड कर जाते हैं वहाँ से सेल्स, तो उनकी पहले प्रोलिफरेशन होती है, पहले वो फैलते हैं फिर शेड कर जाते हैं, तो वो जो है बच्चों को फीड किया जाता है यंग वंस को। एंड यंग पिजन्स फीड ऑन पिजन्स मिल्क अंटिल दे आर एबल टू ईट अगेन। यानी कि जब तक वो ग्रेन को ईट करना नहीं शुरू कर देते हैं तब तक वो इस पिजन्स मिल्क के ऊपर ही फीड कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसके पिजन्स मिल्क की बात करें तो ये मेमेलियन मिल्क से ज़्यादा मैच नहीं कर रहा होता है अपने फिजिकल अपीयरेंस में भी, क्योंकि ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है एंड इट इज़ समवट लाइक पेल येलो कॉटेज चीज़। तो ये कॉटेज चीज़ की तरह का होता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हाई इन प्रोटीन एंड फैट कंटेनिंग हायर लेवल्स देन काओ और ह्यूमन मिल्क। तो इसके अंदर प्रोटीन या फैट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है अगर काओ और ह्यूमन मिल्क से हम इसका कंपैरिजन करें। एंड इट आल्सो हैज़ बीन शोन टू कंटेन antioxidants and immune enhancing factors. Like mammalian milk, crop milk contains immunoglobulin A antibodies. It also contains some bacteria. Unlike mammalian milk, which is an emulsion, pigeon crop milk consists of a suspension of protein-rich and fat-rich cells that proliferate and detach from the lining of the crop. Lactation in birds is also controlled by prolactin, which is the same hormone that causes lactation in mammals. So we can say that the pigeon milk begins to be produced a couple of days before the eggs are due to hatch. यानी जब एग्स हैच होने वाले होते हैं तो उससे कुछ दिन पहले ही पिजन्स मिल्क पैदा होना शुरू हो जाता है इन केस ऑफ दीज पिजन्स और डव्स। द पेरेंट्स में सीज टू ईट एट दिस पॉइंट इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रोवाइड द स्क्वैब्स। स्क्वैब्स मीन्स बेबी पिजन्स या डव्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है, जो यहाँ पे आप ये ग्रीनिश टर्म देख रहे हैं। तो बेबी पिजन्स हों या बेबी जो डव्स हों तो उनके लिए उनको स्क्वैब कहा जाता है। एंड दीज बेबी पिजन्स विद मिल्क अनकंटेमिनेटेड बाय सीड्स, उसके ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं, which they very young squabs would be unable to digest. The baby squabs are fed on pure crop milk for the first week or so of life. After this, the parents begin to introduce a proportion of adult food softened by spending time in the moist conditions of the adult crop into the mix fed to the squabs. Until by the end of the second week, they are being fed entirely on softened adult food. Pigeons normally lay 2 eggs. If one egg fails to hatch, the surviving squab gets the advantage of a supply of crop milk sufficient for 2 squabs and grows at a significantly faster rate. Research suggests that a pair of breeding pigeons cannot produce enough crop milk to feed 3 squabs adequately, which explains why clutches are limited to 2. यानी अगर हम देखें तो चूंकि पिजन्स नॉर्मली 2 एग्स देते हैं, 2 इनके एग्स से फिर बच्चे हैच करके निकल आते हैं,
तो अगर एक बच्चा ही निकले तो उसको ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो दूसरे का भी पिजन्स मिल्क उसी को मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर रिसर्च में यही फिर सजेस्ट किया गया है कि पिजन्स मिल्क ज़्यादा नहीं पैदा होता, इसी वजह से जो है इनका क्लच जो साइज़ होता है, यानी एग्स जो ले करते हैं उसका जो नंबर होता है वो जस्ट 2 तक होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है। तो ये इसकी रीज़न है, क्योंकि इन्होंने पिजन्स मिल्क फीड करना होता है यंग वंस को अपने। Now in this slide we will discuss about the stomach of birds. If we talk about the stomach of birds, birds have a glandular stomach or proventriculus and a muscular stomach or gizzard. सो बर्ड्स के पास अगर स्टमक आप देखें तो ये वाला बर्ड्स का स्टमक का पूरा कंप्लीट पोर्शन है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कर्सर से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट पोर्शन जो है दिस इज नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस और सेकंड वन इज नोन एज गिजर्ड। तो प्रोवेंट्रिकुलस जो पोर्शन है इसको ग्लैंडुलर स्टमक कहा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी सिक्रीशंस जो हैं ये पैदा करता है, बिकॉज द ग्लैंडुलर स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द ईसोफेगस। क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये ईसोफेगस थी, जो डाइजेस्टिव ट्रैक की नाली है फर्स्ट वन, तो ईसोफेगस से आगे जो खुराक आ रही है वो सबसे पहले प्रोवेंट्रिकुलस में एंटर हो रही है। सो द प्रोवेंट्रिकुलस इज द पोर्शन ऑफ द स्टमक विच इज नोन एज ग्लैंडुलर स्टमक। तो इसने क्या करना है, इट सिक्रीट्स म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन। तो ये म्यूकस भी सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट करता है और पेप्सिनोजन भी सिक्रीट करता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिनोजन जो है आपको पता है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। इसी तरह से HCl जो है वो उसको सॉफ्ट कर देगा फूड को और बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करेगा। तो सेम इसके अंदर भी म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन पैदा होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में स्टमक में पैदा होते हैं। एंड इट इज सिमिलर टू व्हाट इज सीन इन द मेमेलियन स्टमक. The gizzard is a disc-shaped, very muscular, and in many birds contains small stones that facilitate grinding. तो अगर आप गिजर्ड को देखें प्रोवेंट्रिकुलस के बाद जो सेकंड पोर्शन है, इसको मस्कुलर स्टमक भी कहा जाता है या गिजर्ड भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज मस्कुलर स्टमक, यानी आपने ये याद रख लेना है। तो प्रोवेंट्रिकुलस के बाद वेंट्रिकुलस आ जाता है या मस्कुलर स्टमक आ जाता है या इसको गिजर्ड भी कहा जाता है। इसके 3 नेम्स बनते हैं। तो गिजर्ड जो है ये क्या करती है, यानी ये डिस्क शेप होती है और ये बहुत मस्कुलर होती है और इसके अंदर स्टोन्स पाए जाते हैं कुछ बर्ड्स के अंदर, जो कि ग्राइंडिंग को फैसिलिटेट करते हैं फूड स्टफ्स की। क्योंकि ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर रही होती है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया है कि ये मस्कुलर स्टमक है, यानी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टोन्स होंगे वो हेल्प करेंगे फूड के साथ, जब वो टकराएंगे तो उसके पार्टिकल्स को स्मॉल कर देंगे और ग्राइंडिंग मजीद उसकी हो जाएगी, उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे कि वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से जो गिजर्ड है ये क्या करती है, ग्राइंडिंग का काम करती है, चक्की का काम करती है। अब इस स्लाइड में अगर आप देखें कि हम जो डिस्कस कर रहे थे पॉइंट्स वो यही लिखे हुए हैं बच्चों के। द स्टमक ऑफ बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू 2 रीजन्स, द प्रोवेंट्रिकुलस विच सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस दैट इनिशिएट डाइजेशन and the ventriculus region which is known as gizzard, and it has muscular walls to abrade mean khurchna and crush seeds एंड अदर हार्ड मटीरियल्स। सो ये एब्रेड कर देगा और क्रश कर देगा सीड्स को या दूसरा जो हार्ड मटीरियल होगा। तो गिजर्ड पोर्शन जो ये वाला स्टमक का है ये उसको क्या कर देगा, खुरच देगा अच्छी तरह से और सीड पोर्शंस को या बाकी मटीरियल्स को भी डाइजेस्ट कर लेगा। बिकॉज मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि इसके अंदर स्टोन्स भी पाए जाते हैं, जो बर्ड्स अक्सर फीड कर रहे होते हैं स्टोन्स को अपने यहाँ पे ग्रिट को या स्टोन्स को गिजर्ड में स्टोर कर लेते हैं, जो खुराक के साथ फिर टकराते हैं। और जो बच्चों गिजर्ड के अंदर स्टोन्स वगैरह पाए जाते हैं उनको गैस्ट्रोलिथ्स कहा जाता है हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो या इनको स्मॉल स्टोन्स या गैस्ट्रोलिथ्स का नाम दिया जाता है। तो गैस्ट्रोलिथ्स जो हैं दीज आर बेसिकली यूज्ड इन मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ सीड्स एंड अदर फूड स्टफ। तो इस तरह से ये थिक मस्कुलर वॉल रखती है गिजर्ड, इसी वजह से इसके अंदर स्टोन्स भी जो हैं वो गैस्ट्रोलिथ्स की शक्ल में पड़े रहते हैं और वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन का काम करते हैं, जिसमें सीड्स को भी तोड़ा जाता है या अदर फूड स्टफ्स को भी तोड़ा जाता है इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे जो है खुराक को क्रश किया जाता है। तो गिजर्ड के लिए आप वर्ड यूज़ ये भी कर सकते हैं कि गिजर्ड से आप याद रख लें ग्राइंडिंग, यानी गिजर्ड का काम क्या है, ग्राइंडिंग। G फॉर गिजर्ड एंड G फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। As we have discussed in the previous slide that birds swallow sand and other abrasive materials to aid or facilitate the process of digestion in the gizzard, which is the part of stomach, and the bulk of the enzymatic digestion and absorption occurs in the small intestine, which is aided by the secretions from both pancreas and liver.
सो स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन बर्ड्स की देख सकते हैं जो आपको कर्सर से दिखाई गई है। एंड बर्ड्स हैव अ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट सीम्स वेरी सिमिलर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह इनकी भी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एंड ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम आर वेल डिफाइंड, ऑल्दो दीज सेगमेंट्स आर नॉट एज हिस्टोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एज इन केस ऑफ मैमल्स. The proximal small intestine receives bile from the liver and digestive enzymes from the pancreas, and the absorptive epithelial cells are decorated with essentially the same battery of enzymes and transporters as in mammals. तो अगर आप इसका लिवर या पैंक्रियाज देखें बर्ड्स के केस में, तो लीवर जो है ये बाइल पैदा करता है, और बाइल जो है आपको पता है ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करती है, यानी इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इसी तरह से पैंक्रियाज जो है इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस ये पैदा करेगा। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बेशुमार एंजाइम्स होंगे जो खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर भी लिवर या पैंक्रियाज जो है वो अपनी सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो ऐड करते हैं वहाँ पे, ताकि खुराक की डाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके। और ये कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोक्सिमल पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है सारे का सारा। Now in this slide we will discuss about the paired ceca of birds which are located at the union of the large and small intestine. तो birds ने चूंकि plant material को अगर खाया हुआ हो तो वो digestion ही normally होता, तो उसकी fermentation के लिए birds में क्या होते हैं, ये paired ceca पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, plant based material जो है वो आ जाता है, यानी जैसे cellulose है तो उसको उसकी fermentation होगी, उसको digest कर दिया जाएगा। तो बर्ड्स के अंदर ये सीका जो ये पेयर्ड होते हैं, एंड दी सीका आर वेरी वेरिएबल अमंग द स्पीशीज, एंड दे ऑफन लुकिंग लाइक टू लिटिल वर्म्स स्टक एट द एंड ऑफ द इंटेस्टाइन्स। तो ऐसे लगता है जैसे दो छोटे वर्म्स हैं जो कि इंटेस्टाइन के एंड पे स्टक कर गए हुए हैं, इस तरह की इनकी शेप बन रही होती है। एंड देयर यूजुअल फंक्शन अपीयर्स टू बी टू एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स एंड द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ द फाइबर, एंड द मेजर फंक्शन इज द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट बेस्ड मटेरियल, दैट इज़ द फाइबर और सेलुलोज। तो सेलुलोज की डाइजेशन जो है यहाँ पे पेयर्ड सीकी के अंदर हो रही होती है। एंड बर्ड्स यूजुअली एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू देयर क्लोएका, and the cloaca is the end of the line where waste from the digestive and urinary tract and a little other stuff accumulate before being dumped. तो यानी कि यहाँ पे जो है वो वेस्ट मटेरियल अकोमुलेट कर जाता है क्लोएका के अंदर डंप होने के लिए। तो ये क्लोएका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। एंड इट इज़ अ कॉमन यूरिनोजेनिटल ओपनिंग, यानी यूरिनोजेनिटल ओपनिंग जो कॉमन होती है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है क्लोएका। तो ये क्लोएका आपको लास्ट पे बर्ड के नज़र आ रही है। Cloaca is a common chamber and outlet into which the intestinal, urinary and genital tract open. और बर्ड्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन भी अपनी क्लोएका के थ्रू करते हैं। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग देयर क्लोएका एंड दिस अकर्स ड्यूरिंग अ क्लोएकल किस इन मोस्ट बर्ड्स। बर्ड्स दैट मेट यूजिंग दिस मेथड टच देयर क्लोएका टुगेदर इन सम स्पीशीज फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स एंड सफिशिएंट टाइम फॉर स्पर्म टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल टू द फीमेल। तो यानी कि ये कुछ सेकंड्स के लिए क्लोएका को जो है वो टच करते हैं एक दूसरे के, तो इस तरह से मेल के स्पर्म से फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो क्लोएका जो है इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग, यानी ये एक ऐसी कॉमन ओपनिंग है जो कि जिसको हम अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोएका इज़ द पोस्टीरियर ओरिफाइस that serves as the only opening for the digestive, reproductive and urinary tracts of many vertebrate animals, and this is the opening at the vent, यानी ये vent भी इसको कहा जाता है in case of birds। अब अगर हम उल्लू की बात करें तो उल्लू की डाइट जो है ये बड़ी वेरिएबल हो सकती है। द डाइट ऑफ आउल इंक्लूड्स इनवर्टिब्रेट्स सच एज इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, अर्थवर्म्स, स्नेल्स, क्रैब्स, फिश, रेप्टाइल, amphibian birds and small mammals, and the main food largely depends on the species of the owl. For example, scoops and screech owls feed on insects mostly, while barn owls eat mainly mice, shrews and voles. यानी कि जो barn owl होते हैं ये क्या करते हैं, small mammals के ऊपर feed कर रहे होते हैं। Now several hours after an owl eats, the fur, bones, teeth and feathers of its prey still in the gizzard are compressed into a pellet the same shape as the gizzard. So we can say that once the pellet is formed,
The pellet moves up from the gizzard to the proventriculus where it remains for up to 10 hours before being regurgitated. यानी कि ऐसे होता है कि जब ये भी आउल ने यानी कि अपना जो खुराक होती है ये उसको जो है क्लोएका के थ्रू नहीं निकालता है यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को, बल्कि ये क्या करता है उसकी पैलेट बना लेता है जिसको ये अपने माउथ के थ्रू एक्सक्रीट करता है। तो जब आउल डाइजेशन कंप्लीट अपनी कर चुका होता है तो उसकी गिजर्ड के अंदर क्या होता है, एक पैलेट बन जाती है जो गिजर्ड के जैसी ही बिल्कुल नज़र आ रही होती है। और जब ये पैलेट बन जाती है तो ये इसको क्या करता है, गिजर्ड से पहले प्रोवेंट्रिकुलस वाले एरिया में लेके आएगा, फिर वहाँ पे वो तकरीबन 10 घंटे तक रहेगी जब तक कि उसको फिर बाहर माउथ से नहीं निकाल दिया जाता है। एंड आउल्स कांट ईट वाइल अ फुली फॉर्म्ड पैलेट इज़ प्रेजेंट। जब तक इसके अंदर फुली फॉर्म्ड पैलेट प्रेजेंट होगी तब तक ये कुछ खा नहीं सकता है। ब्लॉकिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, बिकॉज उसने डाइजेस्टिव ट्रैक को ब्लॉक किया होता है। When an owl is ready to produce a pellet, it usually closes its eyes, gets a funny look in its face, doesn't want to fly, and when the pellet is ready to come out, the beak is opened and the pellet simply drops out. Other birds of prey such as hawks also produce pellets, but the owl's digestive juices are less acidic than those of other birds of prey. So there is more material present to form a pellet. द पैलेट यानी कि अब अगर आप यहाँ पे देखें इस पैलेट का यानी कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बच्चों पैलेट से दिखाई गई हैं। जैसे आप टानी आउल जो है उसकी ये पैलेट्स देख सकते हैं जो माउथ के थ्रू एक्सक्रीट करता है या बाहर निकाल देता है। इसी तरह से कैस्ट्रल की ये पैलेट आप देख सकते हैं। ये बार्न आउल जो है उसकी पैलेट्स आप देख सकते हैं। लिटिल आउल की पैलेट्स देख सकते हैं। यानी हर पैलेट जो है वेरिएबल है जिसके अंदर आपको जो है वो बोन, फर और फीदर्स का कॉम्बिनेशन नज़र आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यानी प्रे, जिस प्रे को वो उसने खाया होगा तो उसके मुताबिक पैलेट होगी और उसके अंदर ये सेगमेंट्स हो सकते हैं, बोन भी, फर भी, फीदर्स वगैरह भी उस प्रे के हो सकते हैं जिसको ये माउथ के थ्रू दोबारा इजेक्ट कर देगा। तो ये लिटिल आउल की पैलेट्स हैं। इसके अलावा ये जैकडा की पैलेट्स आप देख सकते हैं। तो यानी पैलेट्स जो हैं ये वेरिएबल साइजेस की हो सकती हैं और इनकी वेरिएबल जो है वो कंपोजिशन या वेरिएबल इनका जो है वो साइज़ के अलावा जो टेक्सचर है या कलर वो भी वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है। तो यानी आउल पैलेट्स जो है आपको अब समझ आ गई होगी कि ये आउल के अंदर बनती हैं और आउल क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं थ्रू देयर माउथ। अदर बर्ड्स जो हैं वो अपने जो है वो वेस्ट मटेरियल को थ्रू क्लोएका जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। Now if we talk about the grouping of birds, birds are often grouped by their feeding habits. For example, an avivorous bird eats other birds, and this is a popular diet for many of the smaller raptors such as accipiters, which often prey on backyard birds. Several larger raptors will also prey on doves or pigeons. Similarly, a carnivorous bird eats meat including rodents, mammals, fish, amphibians and reptiles. And frugivorous birds or frugivores are fruit-eating specialists. For example, orioles, waxwings and toucans are all frugivorous birds. And a granivore eats grains or seeds primarily. Many birds are granivorous, including many sparrows and finches, etc. Similarly, the insectivorous birds are specialized carnivores that feed on insects from gnats to mosquitoes to dragonflies. And a molluscivorous bird feeds on mollusks such as snails, slugs and oysters. And similarly, there are many different types of birds, like nectivorous birds feeds on flower nectar, and the most well-known nectivorous birds are more than 300 species of hummingbirds in the world. So we can say that birds are often grouped by their feeding habits. And these groupings are somewhat artificial. However, because birds may eat different kinds of food at different stages in their life history, or they may change diet simply because of changes in food availability. यानी birds की जो groupings होती हैं ये इनके feeding habits की वजह से होती हैं। जैसे robins को अगर हम देखें तो they feed largely on worms and other invertebrates when these foods are available. In the winter, however, robins may feed on berries. ये नीचे आप स्टूडेंट्स रॉबिन का इमेज देख सकते हैं जो आपको बर्ड रॉबिन बर्ड दिखाया गया है। और ये जो है इसकी फूड यानी वेरी करती है, वो डिपेंड करता है कि ये वैसे तो मोस्टली ये वर्म्स पे या इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो रॉबिन्स होते हैं ये एप्पल्स पे, बेरीज़ पे या मील वर्म्स वगैरह पे भी फीड कर रहे होते हैं। तो बेरीज़ हो गई, एप्पल्स हो गए, तो उन पे भी ये फीड करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि फूड की अवेलेबिलिटी क्या है। यानी विंटर सीजन में ये बेरीज़ पे फीड कर रहे होते हैं
जबकि वैसे अगर देखा जाए तो ये वर्म्स पे दूसरे इनवर्टिब्रेट्स वगैरह को प्रेफर कर रहे होते हैं, उनको ये एज अ फूड सोर्स ले रहे होते हैं। तो यानी बर्ड्स की जो ग्रुपिंग्स हैं ये इनकी फीडिंग हैबिट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट यानी फूड सोर्सेज बर्ड्स अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सीज़न टू सीज़न एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। In this last slide, we are going to discuss about the birds as pest. Most people don't think of bird as pest. They like birds. Birds are a sign of spring. They conjure images of happy summer and spring days. You might also think about brightly colored feathers and the pleasant songs you hear in the early mornings telling you that another day has arrived. All of that is well and good if you are talking about a few birds, but the fact is that some birds have destructive tendencies. They congregate in huge numbers and can quickly go from something pleasant to the opposite. Birds can become pests and you need to take care of them for aesthetic and health reasons. We can define pest as any organism that competes with man for the resources of life and also depletes them, causes economic losses, and its population is more than the threshold level in any ecosystem. तो यहाँ पे जो बर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि डैमेज करते हैं गार्डन्स को या ग्रेन क्रॉप्स को, और बहुत सारे डॉलर्स का हर साल उनसे नुकसान होता है। जैसे फ्लॉकिंग या रूस्टिंग हैबिट्स अगर कुछ बर्ड्स की देखी जाए, जैसे यूरोपियन स्टारलिंग्स हैं या रेड विंग ब्लैक बर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं, तो ये बर्ड्स जो होते हैं दे कैन कंसनट्रेट मिलियन ऑफ बर्ड्स इन अ लोकल हैबिट्स। तो इसमें क्या होता है कि एक ख़ास हैबिटेट के अंदर जो है ये बहुत सारे बर्ड्स, मिलियन ऑफ बर्ड्स जो हैं ये कंसनट्रेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड वेयर दे डिवास्टेट फील्ड्स ऑफ ग्रेन। तो वहाँ पे जो ग्रेन की फील्ड्स होती हैं उनको ये तबाह करना शुरू कर देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। एंड रिसेंट मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस टेंड टू एग्रावेट these problems with grain feeding birds by encouraging the formation of very large flocks. अब अगर आप यूरोपियन स्टारलिंग्स को देखें तो इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, इनका जो नॉइस होता है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज वेरी ऑफेंसिव एंड दे कैन कॉज इकोनॉमिक ग्रेन एंड फीडिंग लॉस। तो फीड का लॉस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रेन लॉस करती हैं, तो दैट्स वाई इनको पेस्ट माना जाता है। इसी तरह से रेड विंग ब्लैक बर्ड्स जो हैं दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज पेस्ट। And these red-winged blackbirds are one of the most abundant birds across North America and one of the most boldly colored. The red-winged blackbird is a familiar sight atop kettles along soggy roadsides and on telephone wires. Glossy black males have scarlet and yellow shoulder patches, and they can puff up or hide depending on how confident they feel. Females are subdued, streaky brown, almost like a large, dark sparrow. Their early and tumbling song are happy indicators or indications of the returning of spring season. तो ये आप दोनों की इमेजेस देख सकते हैं, यूरोपियन स्टारलिंग के और रेड विंग ब्लैक बर्ड्स के, और दोनों ये जो हैं इनको पेस्ट, बर्ड पेस्ट माना जाता है क्योंकि ये तबाह कर देते हैं बहुत सारी क्रॉप्स को और बहुत सारे ग्रेन्स को ये डैमेज करते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि ये इकट्ठा अटैक करते हैं एक जगह पे हमलावर होकर, तो दैट्स वाई दे आर कंसीडर्ड एज अ कन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन इंटरेस्ट।